फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपने खूब प्रैक्टिस की होगी और कुछ एप्लीकेशंस की होगी, कुछ थ्योरी अंडरस्टैंड हुई होगी। तो अब उसी के बेस के ऊपर हम जितना हमने डिस्कशन करा था उसको मैं फिर और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। हो सकता है कि स्टूडेंट्स में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो। तो देखिए, ये फेयर रेंटल है, फेयर रेंटल वैल्यू है, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू है, विच एवर इज हायर। चला गया आगे, इधर से कौन आएगा जी? स्टैंडर्ड रेंट आएगा। और इन दोनों में से जो लोअर होगा वो आगे बढ़ जाएगा, या हायर बढ़ेगा या लोअर बढ़ेगा। और फिर मैंने सिर्फ आपके लिए इफ स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो हायर होगा वो आप एज ए ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले जा सकते हैं। अगर कम हुआ एक्चुअल रेंट से एक्सपेक्टेड रेंट, तो उसके पीछे के रीजंस हैं। तो मैं अभी उन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ कह रहा हूं जो कंफ्यूज नहीं होना चाहते। अगर कोई डाउट रह गया हो तो शायद इससे क्लियर हो जाएगा। ओके, अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कशन पीछे छोड़ी थी हमने, वो हमारी डिडक्शंस के ऊपर थी। और वो जो डिडक्शंस था हमारा, उसमें हमने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस हैं वो खास करके जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उस केस में जो डिडक्शंस हैं उसमें लिमिट है। तो ये देखो, अभी हमने सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए बोला था आपको, ज्यादातर यहां पे है लोन इज टेकन फॉर द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इफ द लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। तो उस केस में 5 साल के अंदर आपका घर कंप्लीट होना चाहिए। और जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 2 लाख रुपीज। और 2 लाख के साथ आपको हमने बताया था कि 2 तरह की डिडक्शंस, इंटरेस्ट के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और दूसरा होता है इंटरेस्ट फॉर द करंट पीरियड। तो पीसीपी के बारे में हमने आपको उस दिन थोड़ा सा बात करी थी और स्टेप्स बताए थे कि उसको कैसे हमने करना है। तो लेकिन आज हम, क्योंकि पीसीपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और अनरियलाइज्ड रेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आज अपना फोकस मैं अपना पीसीपी पे कराऊंगा। आपकी पीसीपी के ऊपर पूरी मास्टरी करा दूंगा। और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का आ जाए तो आप छोड़ेंगे नहीं। तो ये है जी मेरा ट्रीटमेंट ऑफ पीसीपी। अब थोड़ा सा आइडिया तो आपको हो गया होगा, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए होंगे आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। जो डाउट्स होंगे वो आज हम खत्म कर देंगे इनको। बस यही मेथड है मेरा कि पहले आप वीडियो देखो, फिर थोड़ा सा मेहनत करो। मेहनत करने के बाद फिर डाउट होता है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नॉलेज आएगी, मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, ड्यू बेसिस पे होगी। क्योंकि इससे पहले आपने एक डिडक्शन पढ़ी थी म्यूनिसिपल टैक्सेस की, और म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो पेमेंट बेस पे होती है, ड्यू बेस पे नहीं होती। क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ी थी, इफ इट इज पेड बाय द ऑनर, है ना, इन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वेदर इट बिलोंग्स टू दैट प्रीवियस ईयर और अदर प्रीवियस ईयर, इज टू बी अलाउड हियर एज ए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से उसको लेस कर दिया जाएगा, राइट। अब उसके बाद जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या था जी? इंटरेस्ट की जो डिडक्शन मिलेगी वो 2 है, मैंने बताया, एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की और एक करंट ईयर की। दोनों को मिला करके आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो लिमिट 2 लाख रुपए की है। अगर आपका लेट आउट हाउस है तो वो कोई लिमिट जो है वो नहीं है। इतनी सी बात क्लियर है? ओके, तो आज हम इस कंसेप्ट के ऊपर मास्टरी करेंगे। बस आपका फोकस यही होना चाहिए। आइए हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं। ये मेरे पास सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है जी? एक पर्सन है जिसने कि मकान बनाया, उसने लोन लिया 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। अब मैं वो बातें भी करूंगा जो स्टूडेंट हमेशा एग्जाम में करता है, गलतियां करता है। मैं भी पहले आपकी तरह स्टूडेंट बनूंगा और गलती करूंगा, फिर आप उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। मैंने आपकी सुविधा के लिए क्या कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना में आपको तकलीफ होगी, इसलिए मैंने बता दिया कि रेडीमेड दे दिया कि जी वो हर साल जो है 50,000 रुपए
इंटरेस्ट देता है, क्योंकि बैंक वाला स्टेटमेंट देगा, उसमें से आप प्रिंसिपल अमाउंट अलग करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट अलग करेंगे, फिर मुझे बताएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ी सी तकलीफ ना हो, इसलिए एनुअल इंटरेस्ट मैंने रेडी में दे दिया। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 30/6/2018 को जो है वो घर कंप्लीट हो गया। तो सिंपल है, 5 साल के अंदर कंप्लीट हो गया, कंडीशन थी एक। और इस टाइम जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो 2019-20 है। हाँ, इसका मतलब है असेसमेंट ईयर 2020-21। अगर असेसमेंट ईयर ऐसा दिया तो आपको प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये था मेरा मेन। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या करता है, क्योंकि उसने पढ़ा होता है, बड़े जल्दबाजी में पढ़ा होता है। क्या पढ़ा होता है कि जी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कि भाई सिंपल सी बात है, जिस दिन लोन लिया और जिस दिन घर कंप्लीट हुआ वो जो सारा पीरियड होता है वो पीसीपी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2016 जिस दिन उसने लोन लिया और जिस दिन उसने घर कंप्लीट कर दिया 30/6, तो क्या यहां से लेकर के यहां का जो पीरियड है वो पीसीपी है? दिस इज द क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट क्या करता है, इसी को पीसीपी बना देता है। ये सबसे पहली मिस्टेक है। लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि थ्योरी मैंने आपको पढ़ने को पिछले लेक्चर में एक तरह से बताई थी। अब उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तब तो आप फटाफट से ये चीज जो है वो मेरे को बता देंगे, फाइंड आउट करके बता देंगे, क्योंकि उसमें हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है। वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो थ्योरी आप अपने आप ही बोलना शुरू कर देंगे कि ये होगा जी, ये होगा। ठीक है जी। तो अब मुझे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की डिडक्शन देनी है इस सिचुएशन में, और प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2019-20। ठीक है जी, ओके। तो ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन को भी यहीं रख लेता हूं जो आपको दिखता रहेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या था जी, ये देखिए, लोन कब लिया जी, मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 2016, फिर एक साल 16 से 17 तक 31/3/2017, और यहां से फिर दोबारा मेरा 1 अप्रैल 2017 शुरू हो गया, और फिर हम कहां चले गए, 31/3/2018। तो ये क्या हो, कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया जी, 16-17 लिख दो जी यहाँ पे, लो जी 16-17। ये कौन सा हो गया जी, 17-18। ये कौन सा हो गया जी, 18-19। और ये कौन सा हो गया जी, 19-20। आपको कौन सा बोला है जी, 19-20। अच्छा, यानी कि यहां बोलना है, कोई बात नहीं। अब आपने लोन लिया 1 अप्रैल 2016 को, घर आपका कब कंप्लीट हुआ, बस ध्यान आपका यही रहना चाहिए, 30/6/2018 को। तो मेरा क्वेश्चन यहां क्या था, वही क्वेश्चन मैंने यहां लिखा कि 1/4/2016 से लेकर के 30/6/2018 तक जो ये टाइम पीरियड है, क्या ये पीसीपी है? तो मैंने कहा कि दिस इज नॉट ए पीसीपी, दिस इज नॉट ए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो फिर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा हुआ? देखो, मैं अभी आपको एक चीज बताता हूं। अगर मान लो मैं इसको 30/6/2018 तक मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैं मान लिया तो इस साल क्या हो जाएगा, 18 में मेरे पास क्या हो जाएगा सर, 18 में मेरा घर कंप्लीट हो गया। अगर घर कंप्लीट हो गया तो मेरे पास जीएवी आ जाएगी ना, बोलो हाँ जी। इससे पहले तो जीएवी आएगी नहीं, घर तो मेरा कंप्लीट ही नहीं था। ओके, जब मेरे पास जीएवी आ जाएगी तो उसमें से मैं म्यूनिसिपल टैक्सेस भी लेस कर दूंगा। अगर मैं म्यूनिसिपल तो मेरे पास एनएवी आ जाएगा। अगर एनएवी आ जाएगी तो मेरे डिडक्शन भी शुरू हो जाएगी। जब डिडक्शन शुरू हो जाएगी तो 30% ऑफ एनएवी भी डिडक्शन शुरू हो जाएगी, और साथ में मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन भी मिल जाएगा। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शन है वो पूरे प्रीवियस ईयर का मिलेगा। अगर पूरे प्रीवियस ईयर का मिलेगा तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको यहां से लेकर के यहां तक पीसीपी बना दूं तो क्या होगा, पहले यहां से लेकर के यहां तक मैं डिडक्शन दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर यहां से लेकर के यहां तक जो है डिडक्शन दूंगा, तो मेरी डबल हो जाएगा। ठीक है जी। इसलिए ये डबल कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें तो यहां से लेकर के यहां तक की आपको 50,000 रुपए दे रखा है ना, तो इसलिए आपने हमेशा ध्यान रखना
कि जिस प्रीवियस ईयर में, मैंने आपको पॉइंट भी लिखवाया है कि जिस प्रीवियस ईयर में घर कंप्लीट होता है उस प्रीवियस ईयर का जो शुरुआत होती है, उस शुरुआत से जो पिछला दिन होता है वहां तक पीसीपी माना जाता है। तो इसमें बताओ जी क्या है? तो लो जी, डेट ऑफ कंप्लीशन। देखो जी, डेट ऑफ कंप्लीशन कौन सी है जी? 30/6/2018। अगर 30/6/2018 है तो कौन से ईयर में, प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ? 2018-19 में। ठीक है, ये कब शुरू होता है? ये 1 अप्रैल को शुरू होता है और ये 31 मार्च को खत्म होता है। तो अगर ये इससे पिछले वाला जो है वो किस डेट को खत्म होता है? 31/3 को 2018। तो इसका मतलब मेरा प्रीवियस ईयर ये नहीं हुआ, मेरा जो प्रीवियस ईयर जो है यहां खत्म हो गया। ठीक हो गया जी। इसलिए मेरा पीसीपी क्या होगा? 1/4/2016 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक। इसलिए मैंने क्या लिखा आपको? पीसीपी। दिस पीरियड इज, यस, दिस इज नोन एज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो आपको मैंने सिंपल फंडामेंटल क्या दिया जी? कि जिस साल में आपका घर कंप्लीट हुआ, ये ध्यान रखना, वो किस प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है, वो प्रीवियस ईयर की कौन सी डेट को वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है, उसका जो पिछला दिन होगा उस दिन तक ही आपका पीसीपी कैलकुलेट होगा, क्योंकि आगे वाला जो इंटरेस्ट है वो इस ईयर में आ जाएगा, क्योंकि अब इस साल से हमने जीएवी कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया जी बात? तो बस इतना सा लिखवाया था हमने। क्या लिखा था? डेट ऑफ बोरोइंग टू द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज एक्वायर्ड। तो ऐसा प्रीवियस ईयर जिस एसेट में आपने एक्वायर किया है उससे पीछे वाला जो प्रीवियस ईयर है उसका लास्ट दिन मान लो, या उससे पीछे का जो भी आपने मानना है वो लास्ट दिन जो है, दैट वुड बी ट्रीटेड हियर एज द पीसीपी। अब बताओ मुझे आप कि, अब मुझे लगता है पहले, सबसे पहले तो आपको पीसीपी क्लियर हो गया। तो इट मींस यहां से लेकर के यहां तक पीसीपी नो। तो क्या बना जी पीसीपी मेरा? तो यहां से लेकर के यहां तक का पीसीपी नो। पीसीपी होगा 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31/3/2018 तक। उसको क्या बोला जाएगा? पीसीपी। फिर हमने क्या बोला? अब अगर मान लो आपको लोन दे रखा होता, मान लो आपको बोला होता कि जी 10 लाख रुपए का, या ये समझ लो आप 5 लाख रुपए का लोन जो है एट द रेट ऑफ 10% है, तो कितना हो गया जी 10%? 50,000 रुपए। लो जी, तो 50,000। अब जिस ईयर में आपने लोन लिया उस ईयर में घर तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ। जब घर कंप्लीट नहीं हुआ तो यहां जीएवी तो आएगी नहीं। हाँ जी, नहीं आएगी। तो ये तो ऐसे रह गया आपका। आज जरा देखो 17-18 में क्या घर आपका कंप्लीट हुआ? सर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीएवी यहां भी नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। इसका मतलब ये जो 50,000 रुपए आपने दिया इंटरेस्ट, इसका भी कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन फायदा किस फॉर्म में मिलेगा? पीसीपी फॉर्म में मिला था। तो अब हमने क्या आपको क्या बताया था? इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। अब मान लो अगर ये आपके पास ये दे रखा होता 5 लाख रुपए, तो आप क्या करते? यहां से लेकर के यहां तक का टाइम पीरियड, जितने भी टाइम लगता है, और रेट लगा करके जो आपका अमाउंट था लोन का वो आप कैलकुलेट करते और आपके पास इंटरेस्ट आ जाता। जबकि यहां आपके पास क्या दे रखा है? रेडीमेड है। बात क्लियर है जी? तो अगर टाइम पीरियड दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम पीरियड दे रखा हो, रेट दे रखा हो और अमाउंट दे रखा हो, तो इंटरेस्ट की तो कैलकुलेशन हो ही जाती है ना। ठीक है। अच्छा, अब बताओ 16-17 में आपने कितना इंटरेस्ट दिया? सर 50। 17-18 में कितना दिया? 50। यहां तक कितना दिया? सर यहीं तक तो है पीसीपी। अगर यहां तक पीसी है तो सिर्फ इसका मतलब है 50,000 ये 50,000 ये, दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो दोनों को प्लस करके जो मैंने इंटरेस्ट दिया वो क्या बन गया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। बात क्लियर है जी? अच्छा, फिर हमने आपको क्या बोला था कि उस पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है डिवाइड इन 5 पार्ट्स। अब हमने क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया 5 पार्ट में। जब 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कितने कितने का हिस्सा बना जी? 20,000 रुपए का। तो अब आप क्या करेंगे? जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो डिडक्शन है
वो किस ईयर से स्टार्ट करते हैं? सर उस ईयर से स्टार्ट करते हैं जिस ईयर में पहली बार जीएवी कैलकुलेट की जाती है। तो जीएवी तो हमने कैलकुलेट करी थी 1819 में, बिल्कुल, तो हमें भी क्या तकलीफ है? तो 1890 में हम 20,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट का डिडक्शन देंगे, किसकी? पीसीपी की। ये देखो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1920 में कितने की देंगे? 20,000 की। उसके बाद आ जाओ 2021 की 20,000, 21-22 की 20,000, 22-23 की बोलो 20,000। ये लो जी 20,000। इस तरह से क्या है कि अब आपका जो आपने 20 का 1,00,000 रुपए का जो आपने इंटरेस्ट दे रखा था, उसका फायदा मिला आपको कितने सालों में मिला? 5 इयर्स में मिला। और ये 5 इयर्स कौन से थे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के थे। और आपको हमने क्या बताया था कि इंटरेस्ट किसका मिलता है? पीसीपी का। तो अब मुझे लगता है कि आपको पीसीपी का आंसर यहां मिल गया। अगर यहां मिल गया पीसीपी का, तो यहां जीएवी कुछ भी नहीं है। और अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो इंटरेस्ट आ गया, अब इंटरेस्ट किसका कैलकुलेट करेंगे? डेट ऑफ बोरोइंग टू लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। कौन सा डे? लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। ये प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज एक्वायर्ड। जिस ईयर में आपने एसेट एक्वायर की है उसका पिछला दिन, पिछला साल, उस पिछले साल का लास्ट दिन, जैसे मर्जी कर लीजिए आप, क्योंकि इस टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो इसमें इंक्लूड है ना 50,000 में। अगर मैं यहां तक ले लेता तो इतने पोर्शन फिर चला जाता है यहाँ पीसीपी में, तो क्या हो जाता है? यहां ये अमाउंट बढ़ जाता और यहां फिर मैं 50,000 के ऊपर डिडक्शन दे देता। ठीक है जी, यहां तक बात। तो लॉजिक समझ आ गया आपको कि 31 मार्च क्यों बोलते हैं। और स्टूडेंट हमेशा बस यही गलती करता है और पूरा क्वेश्चन की सत्यानाश करके आ जाता है। वहां पे आता सब कुछ है उसको, आपने नहीं ये बात करनी है। ओके, आ जाओ जी। अब हम कहां चले थे जी? 18-19 में पहली मिले थी, क्योंकि इस दौरान में आपका घर जो है वो आपके पास आ गया था। डेट ऑफ कंप्लीशन 30/6/2018। आपने डेट नहीं देखनी होती, इसमें क्या देखना होता है? प्रीवियस ईयर देखना होता है। ओके, तो देखो जी, यहाँ पे ग्रॉस एन वैल्यू जो भी हो, मैं लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस बताया अब आपको। एनएवी आ गया, डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी पहले डिडक्शन मिल जाएगी, और दूसरी की कौन सी मिलेगी? दूसरी मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन की, और वो भी कौन सी? एक तो करंट ईयर की। लो जी, करंट ईयर की 50,000 ये लिख दी मैंने। साथ में कौन सी मिलेगी? पीसीपी की। और पीसीपी कितनी है? 18-19 की। ये देखो 20,000 में। तो टोटल डिडक्शन कितनी मिली? 70,000। और आपकी जो मैक्सिमम लिमिट की थी वो कितनी थी? 2 लाख रुपीज थी। अगर मान लो ये सेल्फ एक्वायर्ड हाउस होता, तो अगर ये लेट आउट होता तो लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीसीपी का फायदा तो मिला। भाई लोन लिया है पहले, अब लोन अगर ले रखा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा था। 2 साल फायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि घर का काम चला रहा। जब घर का काम चला रहा तो जीएवी आई नहीं। तो जीएवी तो तब पैदा होगी जब घर कंप्लीट होगा, और जब जीएवी कंप्लीट होगी तो उसके बाद ही आपको डिडक्शंस मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आपको जो पूछा गया है वो देखते हैं। करंट प्रीवियस ईयर 1920 का पूछा गया है। ये तो मैंने वैसे आपको कैलकुलेट कर दी, लेकिन कई बार आपको एग्जाम में होता है कि आपको ये कैलकुलेट नहीं करना होता, सीधा यहां कैलकुलेट करना होता है, तो आपने देखना होता है वहां पे। तो ये देखिए आप, जीएवी बिल्कुल, म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गया जी, एनएवी हो गया, डिडक्शन 30% की मिलेगी पहले डिडक्शन। अब हमारा क्या है? इंटरेस्ट। लो जी, तो इस साल का इंटरेस्ट कितना है जी? करंट ईयर का 50,000। पीसीपी अप्लाई होगा जी, देख लेते हैं जी। तो कई बार आपको बस पीसीपी के ऊपर फंसा देगा एग्जामिनर, आपको कैलकुलेट करके ही छोड़ेगा। तो देखो जरा, कब से शुरू हुआ था? 1890, और आपके पास क्या आ गया? 1920। हाँ जी, 1920 इज एलिजिबल। पीसीपी कितना है? 20,000। तो टोटल कितना हो गया? 70,000 इज अलाउड। अच्छा, कई बार आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे जो ईयर होगा, जैसे मान लो ये हो गया शुरू 13-14 से, वैसे बता रहा हूं, ये लो 13-14, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 14-15, यहाँ आ गया 15-16, यहाँ आ जाएगा 16-17, यहाँ आ जाएगा 17-18। अब आपको बोला जा रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब क्या होगा? अब अगर
18-19 का भी लोगे तो क्या होगा, सिर्फ करंट ईयर का मिलेगा, पीसीपी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। बस इतना विजिलेंट रहना है आपने। अब 19-20 का पूछ रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप इतने विजिलेंट रह जाते हैं तो मैं कहता हूं कि पीसीपी का क्वेश्चन का आप कभी भी जो है वो गलत करके नहीं आएंगे। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी जी। अब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने क्या बताया जी, ट्रीटमेंट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड दैट इज ऑन द ड्यू बेसिस। और ड्यू बेसिस के ऊपर जो है वो मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट को दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और दूसरा होता है करंट ईयर। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बीच ये देखो, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी थी, ये पीसीपी आ गया और ये आपका करंट ईयर आ गया। दोनों को जोड़ करके आपके पास जो इंटरेस्ट होगा वो सेल्फ ऑक्युपाइड में 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी के केस में जो है वो लेट आउट के हाउस में वो लिमिट नहीं लगेगी। बस आपने पीसीपी के ऊपर फोकस करके कैलकुलेट करना है, एग्जामिनर आपको पीसीपी पे ही फंसाएगा। आई होप कि आपको अब ये समझ आ गया होगा। लेकिन आप अब जब खुद प्रैक्टिस करेंगे और फिर जब बीच में फंसेंगे तो दोबारा से आप वीडियो को देख करके फिर आप देखिए कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, अब उसके बाद हमारे पास एक और आइटम जो बच जाती है थ्योरेटिकली, फिर हम जो है वो एप्लीकेशंस करेंगे। वो है दैट इज treatment of arrears of rent and unrealized rent received subsequently are covered by the provision of section 25A of the income tax act। पहले बहुत सारे प्रोविजन थे वहां पे 25A 25AB, अब वो सारे इकट्ठे करके मर्ज करके एक ही जगह ले आए हैं। तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी अनरियलाइज्ड रेंट। अब आपको पता अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रेंट किराएदार आपको मकान मालिक को पे नहीं कर रहा है और आप उससे लेने के लिए थोड़े से रीजनेबल एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन रीजनेबल एफर्ट्स करने के बाद आपको वो रेंट नहीं पे कर रहा है, तो उस केस में उस रेंट को अनरियलाइज्ड रेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, दिक्कत ये हो रही है कि मान लीजिए कि एक किराएदार था, उसने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मना करने के बाद उसने क्या किया कि कुछ टाइम बाद पीरियड के बाद उसको लगा कि नहीं यार किराया तो दे ही देना चाहिए। अब मान लो कि 5 साल के बाद वो बोलता है कि लो जी अब मैंने आपका किराया था, मेरी जरा उस टाइम फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी, तो इसलिए अब मैं आपको किराया नहीं दे सका, तो अब मैं आपको किराया देने आ रहा है। या मैं आज कई लोग जो है कईयों की जॉब चली गई, तो लॉकडाउन के दौरान में कई किराएदार जो थे वो किराया नहीं दे पाए। जब नहीं दे पाए तो उस केस में अब जो लैंडलॉर्ड है वो उसको क्या डिक्लेयर करेगा, अनरियलाइज्ड रेंट डिक्लेयर करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। लेकिन अब जैसे कई मेरे बहुत ऑनेस्ट होते हैं, मान लीजिए कि अब 5 साल के बाद आपको लगता था कि मैं तो दिल्ली में रहता था और वहां पे मैं इतना मेरा किराया बनता था, लेकिन मैं उनको दे नहीं पाया, और 5 साल के बाद आपकी पोजीशन अच्छी हो जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाती है, और आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तो ऐसा करते हैं कि मकान मालिक को वो वाला जो किराया मैंने नहीं दिया था उसको दे देते हैं। अब जो मकान मालिक है उसके पास जब वो किराया मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरियर्स ऑफ रेंट, या उसको क्या बोलेंगे, अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। जो अनरियलाइज्ड रेंट डिक्लेयर कर दिया था उसको अब बाद में हमने रिसीव कर लिया, ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं रियलाइज्ड रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट या रियलाइज्ड रेंट। बात क्लियर होगी जी। तो अगर ऐसी कोई बात आती है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट की जाएगी। तो देखो, द अमाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड और द अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड सब्सिक्वेंटली from a tenant by the assessee shall be deemed to be the income from house property। वो अभी भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। तो समझ लीजिए कि दिस इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, बट द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी नोटेड। ओके, अब वो क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है,
द एरियर और अनरियल रेंट शैल बी टैक्सेबल इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच रेंट इज रिसीव्ड। अब जैसे मान लो कि अभी आप पे नहीं कर रहे हैं, कौन से साल में, 19-20 में आपने पे नहीं किया, अब मान लो 25-26 में कर रहे हैं, तो 25th-26th में जाकर के ये अनरियल रेंट उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। इट शैल बी टैक्सेबल वेदर और नॉट द असेसी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन दैट फाइनेंशियल ईयर और नॉट। अब जो आज मान लीजिए वो जो अभी इस साल जो आपका मकान मालिक था, हो सकता है 5-6 साल के बाद जो है वो उसने मकान बेच करके वो चला गया हो, तो जरूरी नहीं है वो चाहे उसका मालिक रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपने तो उसको क्या दे दिया है, वो किराया दे दिया। अगर ऐसा है तो अब आपने उसमें क्या करना है, आपको रेंट मिल गया, आपने डिडक्शन देनी है उसकी। 30% ऑफ द रेंट रिसीव्ड रियलाइज्ड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। जितना रेंट मिला उसका 30%। भाई वहां पहले अगर वहां पे आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लिया होता तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देते। तो अब बेचारा अगर वो दे रहा है आपका पैसा, तो आप इनकम टैक्स वालों ने कहा कि आप वो 30% का फायदा भी ले लीजिएगा, उसको भी आप इंजॉय कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नो डिडक्शन फॉर एनी इंटरेस्ट ऑन लोन और म्यूनिसिपल टैक्स पेड विल बी अलाउड। सिर्फ क्या होगा, 30% ऑफ रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट का और म्यूनिसिपल टैक्सेस की कोई भी अमाउंट जो है वो उसमें से लेस नहीं किया जाएगा। तो आई होप नाउ द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। जल्दी से रैप अप कर देता हूं। क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी टैक्सेबल। जिस ईयर में आपको मिलेगा उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा। अब उस प्रॉपर्टी का, यानी कि जो आप जिस प्रॉपर्टी में आप रहते थे, जिसका आपने किराया नहीं दिया था, वो असेसी जो है अभी मालिक है चाहे नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करेगा। उसमें से आपने 30% जो है, वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती थी, उस रेंट में से 30% की डिडक्शन आपने दे देनी है सेक्शन 25A के अंदर। बाकी इंटरेस्ट और लोन और म्यूनिसिपल टैक्सेस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया है। तो ये पॉइंट आपने यू हैव टू नोटिस, क्योंकि ये वाला एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि आपको एग्जाम में कई बार पूरा क्वेश्चन आ रहा होता है, लेकिन आपको बस ये छोटा सा पॉइंट डाल दिया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लो जी, मैं इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे देता हूं, फिर जब कभी एक आधा क्वेश्चन करेंगे तो उसी में हम उसको पॉइंट को भी डिस्कस कर देंगे। तो कैसे करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट इज रिगार्डिंग अनरियलाइज्ड एंड एरियर्स ऑफ द रेंट। तो आप क्या करेंगे, एरियर्स ऑफ रेंट जो आपको मिला रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस, या अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड। ठीक है जी, जो अभी आपको रियलाइज हुआ वो भी जिस ईयर में आपको मिला, रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो आपने यहां फिगर लिख देनी। वही फिगर आपकी एक तरह से क्या बन गई, जीएवी बन गई। अब उसके बाद आपने उसकी डिडक्शन देनी है अंडर सेक्शन 25A, जो मैंने भी आपसे पॉइंट बताया, दैट इज 30% ऑफ एनएवी। एनएवी का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो अमाउंट आपको मिला, ठीक है जी, ये वाला अमाउंट, यही एनएवी बन जाता है। क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस तो होंगे नहीं, म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस हो ही नहीं होते ही नहीं है इसमें, इसलिए वो जीएवी सीधा क्या बन जाता है, एनवी। क्योंकि पॉइंट मैंने आपको बताया, म्यूनिसिपल टैक्सेस के ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आपका कौन सा है, अनरियलाइज रेंट है या एरियर्स ऑफ रेंट है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, 30% ऑफ एनएवी अगर आपने उसमें से माइनस कर दिया तो सिर्फ, क्योंकि अब आपको पता है कि मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलती, बिल्कुल अगर नहीं मिलती तो ये अमाउंट जो रह गया वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। तो दोबारा रैप अप कर दूं, एरियर ऑफ रेंट या अनरियलाइज्ड जो भी होगा दैट वुड बी जीएवी। जीएवी से म्यूनिसिपल टैक्सेस इसमें से माइनस नहीं होते, इसलिए जीएवी ही आपका क्या बन जाता है, एक तरह से एनएवी बन जाता है। और उसमें से आपने सिर्फ एक अमाउंट लेस करना होता है, 30% ऑफ एनएवी। एनएवी बोल लो या जो रेंट में आपको मिला, क्योंकि मैंने आपको बताया जो रेंट आपका रिकवर हुआ वही होता है, वो आपने लेस कर देना, और बाकी जो है वो क्या बन गया आपका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो चाहे आपका पिछले 5 साल का जो एरियर नहीं मिला था वो अगर इस साल मिला तो इस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा, इन आजकल के रेट से वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में।
हाँ जी, अब मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट भी अब आपका क्लियर हो गया होगा, दैट इज रिगार्डिंग द इन अनरियलाइज रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट। तो आज आपको जो हमने जो दो टिपिकल पॉइंट हैं इनकम टैक्स में, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमेशा कंफ्यूज करते हैं, और वो यही पॉइंट्स हैं इंटरेस्ट के, जिसमें एक पीसीपी और दूसरा जो करंट ईयर, और करंट ईयर की कैलकुलेशन हो जाती है लेकिन पीसीपी की कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, उससे भी नहीं करना घबराना। और दूसरा जो सबसे पॉइंट है वो 30% ऑफ रेंट, वो कहते हैं जी 30% तो लेस कर दिया, बाकी का आप लेस क्यों नहीं करते हैं। तो इसलिए अब आपको हमने पूरा लॉजिक बता दिया कि वो भी आप क्लियर कर दिया अब आपको कि उसकी डिडक्शन जो है वो या उस अमाउंट को हम लेस क्यों नहीं करते। तो अब हमारी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, एक तरह से जो मेजर थ्योरेटिकल पार्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, वो एक तरह से खत्म है। जो छोटा मोटा पॉइंट अगर होगा तो जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो उसी के साथ उन पॉइंट्स को भी हम एप्लीकेशन के टाइम ही कवर करने की कोशिश करेंगे।